हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 7 to 9 ऑफ अगस्त 2020 के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं। टुडे इज़ संडे, तो आज कोई एडिटोरियल नहीं आते। और गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो उसमें आज क्या है, संडे है, लेकिन हम क्या करते हैं, लेट्स मेक इट अ रिविज़न डे। ठीक है, 7 और 9 ऑफ अगस्त की मतलब जिसने भी न्यूज़ देख ली है या नहीं भी देखी है तो रिविज़न कर सकते हैं। तो 6th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया गया था। और हाँ, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, तो ये चीज़ आपको करनी है फ्रॉम योर साइड। मैं स्टार्ट करती हूँ डिस्कशन। तो 7 ऑफ अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोविड-19 पैंडमिक है, तो इस वजह से जो कुछ भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है। ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ऑर्गेनाइज किया था क्या, नेशनल हैंडलूम डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 7 ऑफ अगस्त को। ठीक है, 6th एडिशन था ये, 6th नेशनल हैंडलूम डे था जो 7 ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे फर्स्ट जो किया गया था चेन्नई 2015 में किया गया था। ठीक है, चेन्नई में 2015 में किया गया था। अब ये जो 7 ऑफ अगस्त डेट है, इसी को क्यों चूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को क्या मूवमेंट लॉन्च हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था, विच वॉज बेस्ड ऑन बाल गंगाधर तिलक्स आइडियोलॉजी ऑफ स्वदेशी। ऑन दिस डे द हैंडलूम वेविंग कम्युनिटी इज ऑनर्ड एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर इज हाईलाइटेड। ठीक है, तो यहाँ के मतलब जो भी हैंडलूम सेक्टर का हमारे देश में जो कंट्रीब्यूशन है उसको हाईलाइट किया जाता है, और जो हथकरघा उद्योग कम्युनिटी है उनको भी प्रमोट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है। मतलब अगर हमारी इंडिया की सॉफ्ट पावर की जब भी बात आती है ना, तो योगा तो सभी को पता है। दूसरा जो होता है ये हथकरघा उद्योग जो होता है, हैंडलूम इंडस्ट्री, तो ये भी हमारी सॉफ्ट पावर में ही आता है। ठीक है, सॉफ्ट पावर है ये, क्या जैसे बोलते हैं हैंडलूम डिप्लोमेसी या फिर साड़ी डिप्लोमेसी। हमारी यहाँ की जो साड़ियाँ रहती है, हैंडलूम्स रहते हैं, वो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सॉफ्ट पावर का एक पार्ट है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट जो है, इंडियाज़ फर्स्ट किसान रेल फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम देवलाली रेलवे स्टेशन ऑफ महाराष्ट्र। तो देवलाली रेलवे स्टेशन का है महाराष्ट्र, और इंडिया की पहली किसान रेल है ये। ठीक है, इस किसान रेल में अब ऑब्वियसली क्या होगा, खाने पीने के सामान होंगे, यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये देवलाली है, इंडियाज़ फर्स्ट किसान रेल फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम महाराष्ट्र देवलाली। और ये कहाँ पे गई सबसे पहले, बिहार के दानपुरा रेलवे स्टेशन में। ठीक है, तो ये है। और फर्स्ट एवर मल्टी कमोडिटी ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज दैट कैरीज फ्रूट्स लाइक पोमीग्रेनेट, बनाना, ग्रेप्स एंड वेजिटेबल्स लाइक कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, ये सब है। और द ट्रेन विल रन ऑन अ वीकली बेसिस। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे ये चलेगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, इन्होंने 2 जो विलेज हैं उड़ीसा के, कोस्टल विलेज हैं, ठीक है, तो उनको सोनामी रेडी, ठीक है, सुनामी रेडी फॉर दिस ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस टू फेस दिस सुनामी। ठीक है, तो कौन से वो 2 कोस्टल विलेज है, वेंकट रायपुर और नोलिया शाही। ठीक है, नौलिया शाही एंड वेंकट रायपुर, तो ये 2 विलेज ऐसे हैं जिनको क्या बोला गया है, सुनामी रेडी बोला गया है। एंड उड़ीसा बिकेम द फर्स्ट state in India, and India became the first country in the Indian Ocean region to achieve this status of tsunami ready। है ना, अब तो याद ही हो जाएगा tsunami ready जो जिसको स्टेटस मिला है वो कौन है। इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जिसको ये स्टेटस मिला है। और कौन सा स्टेट है, उड़ीसा स्टेट है। कौन से 2 कोस्टल विलेज हैं उड़ीसा के, वेंकट रायपुर, नोलिया शाही इन इंडिया, एंड फ्रॉम द गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को का ही कमीशन है, और व्लादिमिर रेविन जो है उसके डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। हेड ऑफिस इसका क्या है, पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी अपॉइंटेड एज यूपीएससी चेयरमैन। ठीक है, तो अरविंद सक्सेना थे पहले, अभी कौन है, प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर जीसी मुर्मू अपॉइंटेड एज 14th कैग रिप्लेसेस राजीव महर्षि। ठीक है, तो जो अभी हम नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो गवर्नर से ही रिलेटेड है, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 14th कैग ये बने हैं अभी जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर क्या है, एक यूटी है, यहाँ पे मतलब किसको रिप्लेस, जो गवर्नर जनरल है वो कौन बना है अभी, दूसरा मनोज सिन्हा। ठीक है,
महर्षि ने अभी रिज़ाइन किया है। ही इज़ द 1985 बैच गुजरात कैडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। तो ये IAS ऑफिसर है, ठीक है, 1985। और यही मतलब एक डिफरेंस है, जो अभी जो LG अपॉइंट हुए हैं ना JNK के, तो वो कौन है? मनोज सिन्हा। वो क्या है? फुली वो पॉलिटिशियन ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द UT ऑन October 31st 2019 आफ्टर इट्स फॉर्मेशन अंडर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब यहाँ पे कैग है, 14th कैग ये है। पहले कौन थे? 13th राजीव महर्षि थे। 14th है। तो कैग क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो अथॉरिटी है, ये हमारे एक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बिकॉज इट इज़ मैंशन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 148। 148 में हमारे संविधान में दिया गया है कि भारत का क्या होगा? एक कैग होगा, CAG, एंड which audits all receipts and expenditure of the government of India and the state government, including bodies and officials substantially funded by the government. CAG is appointed for a term of 6 years or till the person attains 65 years of age, whichever is earlier, ठीक है। तो ये है कि मतलब जो भी सरकार के जितने भी रिसिट्स और जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, उनकी ये चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर कोई बॉडी हो, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उनको क्या करती है? ऑडिट करती है उसकी, उनको देखती है PSC के थ्रू, ठीक है। तो CAG इज़ अपॉइंटेड फॉर टर्म ऑफ 6 years और टिल द पर्सन। तो 6 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है, या फिर 65 years ऑफ एज, जो भी मतलब अर्लियर हो। देन जो एडिटोरियल था द न्यू LG, तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमारे GS2 का सिलेबस है ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो उससे रिलेटेड ये है। तो कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बता दूं तो यही है कि अभी रिसेंटली जो GC मुर्मू है, उनको JNK का गवर्नर वहाँ से हटाया गया है, उनको कैग बनाया गया है, और जो मनोज सिन्हा है उनकी जगह पे जो पॉलिटिशियन है उनको अपॉइंटमेंट उनका यहाँ पे किया गया है। अब ये चीज़ बोली गई है कि LG केवल चेंज कर लेने से जो कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी, है ना। उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप यहाँ पे जो मतलब चेंजेस हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो क्या है? प्योरली डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, और यहाँ पे एक इलेक्टेड असेंबली की ज़रूरत है। बिकॉज LG जो रहते हैं ना, दे हैव अ वेरी लिटिल कनेक्ट विद पीपल, तो उनसे मतलब पीपल से वो जुड़े नहीं रहते हैं। तो कैसे मतलब ये होगा? जब तक कोई डेमोक्रेटिक जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव वहाँ पे नहीं होगा, तब तक इसका कोई यूज़ नहीं है। अब आपको पता है कि जब से वहाँ पे PDP और BJP का कोलेशन गवर्नमेंट था 2018 से, तब वो 2018 में कोलैप्स कर गई थी कोलेशन गवर्नमेंट, फिर असेंबली भी डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है। तो तब से वहाँ पे कोई भी मतलब जो इलेक्टेड बॉडी है, मतलब असेंबली, तो वो डिसॉल्व हो गई। तो वहाँ पे 2 साल से मतलब जो अकाउंटेबिलिटी हो किसके हाथ में चलेगी? ब्यूरोक्रेसी के हाथ में। तो पूरी तरह से मतलब वहाँ पे जो है काम मतलब नहीं हो पाया, और अभी तक वहाँ पे इस तरह की ही सिचुएशन है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे यही बोली गई है कि जो मेन स्ट्रीम के लीडर थे, मेन स्ट्रीम के लीडर जैसे कौन कौन, जैसे वो है अब्दुल्ला फैमिली, या फिर जो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, तो इन सबको मतलब काफ़ी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए डिटेंशन में रखा गया है ना, और इनको अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है, मेन स्ट्रीम के लीडर। जबकि ये लोग क्या कर सकते थे? ये लोग मतलब एक कनेक्ट कर सकते थे, किसके? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और यूटीज़ के बीच में मीडिएटर का काम कर सकते थे। तो यही चीज़ें इसमें बोली गई है कि मतलब यहाँ पे सरकार का मतलब मेन ये था कि यहाँ कैसे काम स्टार्ट किया जाए, क्योंकि 2 साल से स्थिति ऐसी ही थी। तो जम्मू एंड कश्मीर की यहाँ पे इन्होंने अपनी पार्टी का भी मतलब यहाँ पे लॉन्च किया है ना। तो ये इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकली मतलब जो प्रोसेस है वो इलेक्टेड एक एग्जीक्यूटिव यहाँ होना चाहिए जो ठीक से काम करे, और इलेक्शंस ओनली वे, मतलब क्या होना चाहिए कि इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। इलेक्शंस टाइमली यहाँ पे कंडक्ट किए जाने चाहिए। सोल्यूशन यही है, वे फॉरवर्ड इज़ ओनली इलेक्शंस ओनली वे। एंड पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है उसको रिस्टोर करना चाहिए। पॉलिटिकल जो भी मतलब जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ असेंबली को रिस्टोर करना चाहिए। और दूसरा अभी आपको ये बताया कि क्या है, वहाँ पे 2G ही अभी रिस्टोर हुआ है ना, 2G। तो वहाँ पे फुल स्पीड ऑफ इंटरनेट जो सर्विसेज है उसको क्या करना चाहिए, पूरी तरीके से रिस्टोर करना चाहिए। तो यही यहाँ पे बात की गई थी। देन बैंक एंड द कोविड पे, अब इस तरह के काफ़ी सारे आर्टिकल हमें देखने को मिले, जैसे कोविड एंड द मिल्क,
तो कोविड एंड मिल्क में क्या था कि डेयरी पे क्या उसका असर पड़ रहा है ना, जो हमारा डेयरी सेक्टर है, फार्मिंग सेक्टर है, उस पर क्या असर पड़ा है। तो यहाँ पे हमारे बैंकिंग सेक्टर पे कोविड का क्या असर पड़ा है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर पे तो ये हमारे GS3 का इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। और यहाँ पे मतलब ये कि जो 5 पिलर स्ट्रैटेजी है जो ऑलरेडी हमारे पास वेल डिफाइंड है, तो उसके साथ हमें कैसे मतलब उसको ही कंटिन्यू करना चाहिए, तो उस पर बात की गई है। तो यहाँ पे क्रेडिट टू GDP रेशियो, दैट इज़ रेजिंग क्रेडिट टू GDP रेशियो टू 100% है ना, तो इस पर बात की गई है। अब ये क्या होता है क्रेडिट टू GDP रेशियो, मतलब ये एक्सपेंड हो रहा है, क्रेडिट एक्सपेंशन, मतलब क्रेडिट का मतलब अगर सेम अगर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है लोन, ठीक है, लोन। तो अब ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, दैट मीन्स कि पीपल आर टेकिंग मोर लोन, कि मतलब जब लोग ज़्यादा लोन लेते हैं और जब प्राइवेट सेक्टर या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, रेजिंग क्रेडिट टू 100%, मतलब GDP रेशियो टू 100% का मतलब यही होता है कि एक इंडिकेशन है ये ऑफ क्रेडिट एक्सपेंशन इन आवर कंट्री, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे मतलब जैसे सपोज एक मैं वैसे ही मतलब लेमैन लैंग्वेज में एक एग्जांपल समझाती हूँ कि किसी का भी बर्थडे होता है, घर पे होता है, या किसी का भी फ्रेंड्स का होता है हमारे, तो हम उसको क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं, है ना, हम उसे गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट का मतलब क्या है कि हम बदले में उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, वो एक गिफ्ट है, हमने दे दिया है, हम नहीं वापस कर रहे। तो इसी प्रकार से 1979 में जो RBI के गवर्नर थे IV पटेल, तो इनका ये कहना था, वाइजली रिफ्लेक्टेड, कि क्रेडिट इज़ नॉट अ गिफ्ट और अ सब्सिडी, इट हैज़ टू बी रिपेड। कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इसको गिफ्ट मान लिया, ये आपको रिपे करना ही होगा, इन एनी हाउ इट हैज़ टू बी रिपेड। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। एंड अब यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है कि मतलब जो क्रेडिट एक्सपेंशन होता है, यानी कि लोन का एक्सपेंशन होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि क्रेडिट को इकोनॉमी में अबेंडेंट बनाना, कि मतलब ज़्यादा जो लोन है ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएं। अब ज़्यादा लोन अगर लेंगे, कोई भी बिजनेस यूनिट है या कोई भी एंटिटी है ज़्यादा लोन लेगी, तो क्या होगा, उससे बिज़नेस एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। अब बिज़नेस एक्टिविटी भी बढ़ेंगी, इंटरेस्ट रेट इससे कम हो जाएंगे। अब जो क्या होता है, इजीली मतलब लोन जो है लोग ले सकेंगे, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, बिज़नेस एक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ पूरी तरह से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो सारी बढ़ेगी, जो हमारी इकोनॉमी में क्या करेगा, एक बूम आएगा, है ना, चेंज आएगा काफ़ी तेज़ी से। तो ये चीज़ बोली गई है। लेकिन जो ये कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है, इसने क्या किया है, कोविड-19 ने बहुत सारी मतलब अनरीज़नेबल जो रिक्वेस्ट हैं वो सामने आई हैं। अनरीज़नेबल रिक्वेस्ट जैसे क्या, कि जैसे इंटरेस्ट वेवियर्स है जैसे, तो उसको मतलब क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, है ना। जैसे बार बार सरकार, आपने सुना है कि इतना लोन माफ़ कर दिया गया, ये कर दिया गया, तो इट इज़ नॉट गुड, है ना। ये मतलब शॉर्ट टर्म के लिए फिर भी थोड़ा रिलीफ मेजर के लिए दिया जा सकता है, लेकिन दिस इज़ नॉट एट ऑल मतलब अच्छा, ये कुछ भी नहीं है लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए। तो ये सारी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट है, जैसे मोरेटोरियम एक्सटेंशन बोला है कि मतलब लोन लिया जा रहा है तो उनका टाइम पीरियड थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, है ना। जो IBC है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, तो उसको 2 साल के लिए मतलब आप क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फिर यही चीज़ बोला गया, क्योंकि आपको पता है 14.7% अभी हमारे पास बैड लोन्स हैं, और गिविंग लोन्स इज़ ईजियर, जस्ट गेटिंग देम, मतलब उनको वापस लेना, गेटिंग देम बैक, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है ना। तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ बोली गई है। 5 पिलर स्ट्रैटेजी में क्या है कि बैंक कंपटीशन। अब इंडिया के पास 1924 में कितने बैंक थे, 82 बैंक से, ठीक है। 1947 में कितने थे, 97 है। और 2020 के टाइम पे अगर हम देखें तो आज के टाइम पे 95 बैंक है, ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टुडे। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि सोशलिज्म इज़ इसेंशियली कैपिटलिज्म विदाउट कंपटीशन एंड रेजिंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी। मतलब जितने ज़्यादा बैंक रहेंगे तो उससे लोगों को मतलब आसानी होगी ना, लोग मतलब कहीं से एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि ये इस वाले जगह से हमको सही रेट पे मतलब लोन मिल जा रहा है। तो लोगों के पास जो बैंकिंग ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा होने से जो क्रेडिट मतलब कौन ईजी रेट्स पे दे रहा है उसको ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए बैंक होने चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइवेट बैंक गवर्नेंस। तो प्राइवेट बैंक गवर्नेंस का मतलब ये है कि अभी जो 30% जो डिपॉजिट होता है वो प्राइवेट बैंक्स
करते हैं, ठीक है। बट 80% ऑफ बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो 80% जो मतलब बैंक है उनमें मतलब क्या है कि 30% डिपॉजिट होती है प्राइवेट बैंकों के द्वारा, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए 80% से ज़्यादा ये बैंक देते हैं। दूसरा ये कि प्राइवेट बैंक्स आर स्पेशल स्पीसीज, प्राइवेट बैंक गवर्नेंस मस्ट मूव फ्रॉम अ जागीर, यानी कि परपेचुअल प्राइवेट फिल्फडम, ठीक है। तो मतलब इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए प्राइवेट बैंक के गवर्नेंस पे। गवर्नमेंट बैंक गवर्नेंस की बात हम करें तो गवर्नमेंट बैंक्स एंड कंपनीज समटाइम्स हैव द रॉन्ग टोन फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि रिटर्न ऑन इक्विटी एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन डजेंट मैटर, इक्विटी मार्केट्स में भी वोटिंग मशीन्स। तो ये चीज़ है कि अगर यहाँ हम इसकी बात करें गवर्नमेंट बैंक गवर्नेंस की, तो इसमें अपोजिट हो जाता है। अपोजिट कैसे कि 70% जो शेयर है वो मतलब कैपिटलाइजेशन में यूज़ करते हैं, केवल 20% ही क्या करते हैं इसको कंट्रीब्यूट करते हैं टू कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। और यहाँ पे क्योंकि जो इरेशनल कॉस्ट होती है टू द एम्प्लॉय, वो चीज़ आती है। इरेशनल कॉस्ट जैसे कैसे, जैसे अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 58%, कैनरा बैंक की क्या है 77%, पंजाब एंड सिंध बैंक के 155%। तो ये जो है इरेशनल एम्प्लॉय कॉस्ट टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी नीड ओनली 4 गवर्नमेंट बैंक्स विद स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। हमारे पास 4 ही बैंक हो लेकिन उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस हो, नो टैक्स एक्सेस फॉर कैपिटल। बाकी ये बोला गया आरबीआई रेगुलेशन एंड सुपरविजन कि आरबीआई को भी मतलब क्या होना चाहिए, उसको ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट उसकी उस पर पकड़ होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होल्ड होना ज़रूरी है। उनका जो मतलब अभी जितनी भी स्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको उन पर क्या करना चाहिए, रिकन्सिडर करना चाहिए। तो ये चीज़ बोला गया, सुपरविजन जरूरी है आरबीआई का, रेगुलेशन एंड सुपरविजन। एंड देन नॉन बैंक रेगुलेटरी स्पेस, तो रेगुलेटरी अपार्थाइड ट्रेडिशनली एग्जिस्टेड बिटवीन बैंक्स एंड नॉन बैंक्स के बीच में ही होती थी ये, लेकिन अभी हमें धीरे धीरे क्या देखने को मिल रहा है, पेमेंट्स में प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, एमएसएमई लैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कंज्यूमर क्रेडिट ये सजेस्ट कर रही है कि नॉन बैंक्स क्या है, फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन, दैट्स वाई दे नीड मोर रेगुलेटरी स्पेस एंड सुपरविजन, ठीक है। तो ये 5 जो पिलर स्ट्रैटेजी है, तो यही चीज़ बताइए कि इस पर हमें कैसे काम कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट है यहाँ पे कैलिब्रेटिंग एग्जिट स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पे भी बैंक एंड एनबीएफसी से रिलेटेड ही ये न्यूज़ आर्टिकल है, ठीक है, कि बैंक का जो नेशनलाइजेशन है वो मतलब 1967 में हाजरी कमेटी के द्वारा हुआ था, फिर 1955 में आबादी रेजोल्यूशन के बाद हुआ था। तो यही सारी चीज़ें इसमें भी बताएंगे। तो इतने इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल थे। देन अगर आज की हम बात करें 9 अगस्त, तो मैं ऐसे कुछ भी अगर जैसे कोई भी डे होता है तो उसे ऐसे सर्च करती हूँ 9 अगस्त सेलिब्रेटेड एज, तो कुछ ना कुछ अगर होता है तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल ऑब्जर्व ऑन 9 अगस्त एवरी ईयर। ये क्या करता है, जागरूकता और जो भी वर्ल्ड के जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कब से ये मनाया जाता है, ठीक है। 1994 से मनाया जाता है उनगा के द्वारा। उनगा क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। The day of the first meeting of the UN Working Group on Indigenous Population, Sub Commission on the Promotion and Protection of Human Rights in 1982, ठीक है, 9 अगस्त से। अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज भी 2019 को मनाई जाती थी, ठीक है। 2019 को यही ईयर जो था सेलिब्रेट किया गया था। अब यहाँ पे जो ऐसे रहते हैं, पीपल ऑल्सो आस्क कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अगस्त 9, तो एक बार ऐसे देख लेना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली। तो 1945 में एन एटॉमिक बॉम्ब इज़ ड्रॉप्ड, ठीक है। 1945 में एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया था जापान की सिटी नागासाकी, ठीक है। अभी हमने हिरोशिमा का पढ़ा था, तो हिरोशिमा में कब किया गया था, हिरोशिमा में किया गया था आई डोंट नो ये वीडियो कहाँ पे पॉज हो गई, इट इज़ रिज्यूम नाउ से 9 अगस्त सेलिब्रेटेड। तो कुछ भी अगर होता है सर्च करने का तो मैं ऐसे सर्च करती हूँ, अगर कुछ डे रहता है इंपॉर्टेंट तो वो ऐसे यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स आज सेलिब्रेट किया जाता है 9 अगस्त को, जागरूकता बढ़ाने के लिए, और जो वर्ल्ड के इंडिजिनस पॉपुलेशन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हर साल क्या होता है, मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 1994 से सेलिब्रेट किया जाता है, कब से, उनगा के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। द डे ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द यूएन वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशन, सब कमीशन ऑन प्रमोशन प्रोटेक्टिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1982, ठीक है। तो 9 अगस्त। और इंटरनेशनल ईयर
19 को भी डिक्लेयर किया गया था ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज 2019, ये भी इम्पॉर्टेंट था। अब कुछ जो इन्फॉर्मेशन रहती है यहाँ पे भी देख लेनी चाहिए। पीपल आल्सो आस्क व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ August 9, ठीक है। तो 1945 को एन एटॉमिक बॉम्ब इज ड्रॉप। तो जापानीज सिटी है नागासाकी, तो वहाँ पे 9 अगस्त को ही एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया था। 3 days आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप्ड एन एटॉमिक बॉम्ब, क्योंकि 6 तारीख को कहाँ पे किया गया था, हिरोशिमा में, ठीक है। द सिटी ऑफ नागासाकी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय अ 21 किलोटन एटॉमिक बॉम्ब। निकनेम क्या था इसका, फैट बॉय था, ठीक है, फैट बॉय। मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताती हूँ। 6 अगस्त को भी हुआ था, जिसमें 1,40,000 से ज़्यादा लोग की डेथ हो गई थी। 9 अगस्त को भी आज हुआ था, आज के दिन 1945 में ही, जिसमें 74,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जो बच भी गए थे, करीब 2 लाख के करीबन लोग ऐसे रहे होंगे जो बच गए थे। लेकिन उनमें जो रेजेस थी, मतलब जो भी विकिरण जब जो इफेक्ट होता है वो उनमें पड़ा, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, हिबाकुशा, ठीक है। उसका जो टर्म है उन लोगों को क्या बोला जाता है, हिबाकुशा, ठीक है। तो हिबाकुशा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हिबाकुशा, ये टर्मोलॉजी याद रखना। जो नेक्स्ट है, पीपल ऑल्सो आस्क में देख लेते हैं कि वाई इज़ आदिवासी डे सेलिब्रेट। दैट मीन्स आज आदिवासी दिवस भी है ना, ट्राइबल डे। तो सेवरल स्पीकर हाईलाइटेड द नीड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल हॉलीडे ऑन August 9 बाई government from next year to officially celebrate the World Adivasi Day to as to preserve the distinct customs, identity and culture heritage of indigenous people. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी ही ट्रेजेडी हो गई थी, जिसपे जो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट है दैट टच डाउन बियॉन्ड सेफ जोन, दैट टोल राइजेस टू 18, ठीक है। 18 पीपल की डेथ हो गई, जिसमें 4 बच्चे भी थे एंड 22 इंजर्ड आर सीरियस, 23 डिस्चार्ज हो गए हैं, इसमें डिस्चार्ज हो गए हैं। तो सबसे पहले मतलब यहाँ पे जो कंट्रोल करता है एविएशन सेक्टर को हमारे, वो क्या है, AAI, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत। एंड काफ़ी सारे 125 एयरपोर्ट्स को ये मतलब अभी मैनेज कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अभी ब्लैक बॉक्स के बारे में भी हम देखेंगे। नीड फॉर लैंड टू एक्सटेंड रनवे रैन इनटू अ गवर्नमेंट वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2017 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, विच मैनेजेस द एयरपोर्ट, हैड फॉर्म्ड अ प्लान्स टू एक्सटेंड कोझिकोडे 2750 मीटर रनवे बाय 800 मीटर एंड वॉज अवेटिंग एलोकेशन ऑफ लैंड बाय द केरला गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी दी गई है, रेसा, ठीक है। तो रेसा क्या है, RESA, दैट मीन्स रन वे एंड सेफ्टी एरिया, ठीक है, रन वे एंड सेफ्टी एरिया। तो मतलब जो क्या आता है, रेसा इज एन एरिया एट द एंड ऑफ द रनवे वेयर द प्लेन कैन सिंक इन इफ़ इट ओवरशूट्स। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ कि इन यस्टरडे एक्सीडेंट द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट वॉज सच दैट इट वेंट पास द रेसा, ठीक है। जो एंड पॉइंट होता है मतलब रनवे का, उसके भी आगे वो जो प्लेन था वो निकल गया था, स्मैशिंग द perimeter वॉल। In 2018, the AIA extended the RESA at Kozhikode Airport from 90 meter, which is the minimum stipulated RESA length. तो रेसा के बारे में बस यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, एक EMAS भी होता है। EMAS मतलब क्या होता है, इंजीनियर्ड मटेरियल अरेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, इंजीनियर मटेरियल अरेस्टिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या था कि जो 240 का जो रेसा था वो तो मतलब किया गया था, इट कॉल्ड फॉर इंस्टॉलिंग EMAS, बट गिवन दैट कोझिकोडे एक्सटेंडेड रेसा टू 240 मीटर, लेकिन यहाँ पे EMAS को इंस्टॉल नहीं किया गया था उसके बाद भी, ठीक है। तो EMAS मतलब किसको कंट्रोल करने के लिए होता है, कोई भी एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है अगर वो ओवर शूट कर जाए रनवे से तो उसको स्लो डाउन करने के लिए होता है, लेकिन ये इंस्टॉल यहाँ पे नहीं किया गया था। तो ये चीज़ बोली जा रही है। नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ है वो है US Park China watchdog watching so didn't upload defense reports or outgoing कैग, ठीक है। तो मतलब जो हमारे अभी राजीव महर्षि हैं अभी, क्योंकि वो जा रहे हैं तो अपनी ऑब्वियसली जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट करके जाएंगे तो PAC को, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। तो क्या है, वो ये बोल रहे कि हमने जो अपनी जो डिफेंस की रिपोर्ट्स है वो हम नहीं कर रहे पब्लिक। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कोई वाशिंगटन में कोई बैठा है, समवन इज़ बेजिंग एंड समवन इन इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान, USA एंड चाइना जो है इनकी हमारे पे मतलब नज़रें हैं, तो हम नहीं कर रहे। दिस आइडिया इज़ टू मेक दिस रिपोर्ट्स नॉट टू ईजिली एक्सेसिबल एंड देर इज़ नो नीड। ही सेड दिस वॉज नॉट अ गवर्नमेंट डायरेक्शन डिसीजन बट माई डिसीजन, ठीक है। तो ये इनका अपना पर्सनल डिसीजन है एंड पार्लियामेंट को हम रिपोर्ट दे रहे हैं, PAC को हम रिपोर्ट दे रहे हैं। वी आर गिविंग द रिपोर्ट टू पार्लियामेंट, द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इट इज़ नॉट रियली अ सीक्रेट, एटलीस्ट वी आर now making
इट अवेलेबल द, बस यही है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको क्या होना चाहिए, पीएसी के बारे में पता होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है, इस कमेटी को मतलब बोला जाता है मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज़ इसे बोला जाता है। जो भी पार्लियामेंट के जो सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इसमें होते हैं, और ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी रिसिट रेवेन्यू होते हैं और जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी ऑडिटिंग ये करते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और बाकी तो मैंने बताया था 148 आर्टिकल है कैग के लिए। इसके अलावा पीएसी की मैं बात करूँ तो पीएसी में कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से मैं लिख देती हूँ, पीएसी में कितने मेंबर होते हैं, 22, जिसमें से 22 में से जो होते हैं 15 मेंबर जो होते हैं लोअर हाउस से होते हैं, दैट इज़ नोन एज लोकसभा, और बाकी के 7 मेंबर्स होते हैं वो अपर हाउस से होते हैं, दैट इज़ नोन एज राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ से होते हैं। और बाकी जो 1 साल के लिए मतलब इनका टेन्योर होता है मेंबर का टर्म, और लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके द्वारा इनका चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। और चेयरमैन कौन होता है, 1967 से पहले मतलब रूलिंग पार्टी से ही होता था, लेकिन बाद में कंट्रोवर्सी होने के बाद मतलब बोला गया 1967 से जो चेयरमैन होगा वो अपोजिशन से होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और कोई भी मतलब इनके जो मेंबर रहते हैं ना पीएसी के, वो कोई भी गवर्नमेंट में मिनिस्टर नहीं होता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी रिलेटेड टू पीएसी। नेक्स्ट जो न्यूज़ थी वो ये विश्व आदिवासी दिवस, ये हमने देख लिया। वर्ल्ड ट्राइबल डे 2020, ठीक है, तो ये भी देखा है हमने। बाकी नेक्स्ट क्या, यूपी गेट्स लार्जेस्ट कोविड फैसिलिटी विद 400 बेड कैपेसिटी, तो इसको नाम दिया गया है नोएडा कोविड हॉस्पिटल। और ये क्या है, 8 फ्लोर्स की होगी, इज़ इक्विप्ड टू प्रोवाइड बोथ L1 एंड L2 फैसिलिटी विद डेडिकेटेड वार्ड्स ईच, ठीक है। तो यूपी गेट्स लार्जेस्ट कोविड फैसिलिटी विद 400 बेड कैपेसिटी। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे जोमेटो स्टार्ट्स पीरियड लीव फॉर एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो जोमेटो ने एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया है और पीरियड लीव्स दी है फॉर ऑल वुमेन एम्प्लॉयज़ टू बिल्ड अ मोर इंक्लूसिव वर्क कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी मतलब वुमेन है, तो जोमेटो के फाउंडर कौन है, एंड सीईओ दीपेंद्र गोयल सेड इन अ ब्लॉग पोस्ट कि एट जोमेटो वी वांट टू foster a culture of trust, truth and acceptance. Starting today, all women including transgender people at Zomato can avail up to 10 days of period leaves, इनको 1 साल में मिल सकती हैं। And our female colleagues expressing that they are on their period leave shouldn't be अनकम्फर्टेबल फॉर अस, ठीक है। तो उनको ऐसे भी प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं को, तो इसलिए मतलब ये इनिशिएटिव ज़रूरी भी है। व्हाट आर ब्लैक बॉक्सेस एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट टू एन एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, आपने अभी ब्लैक बॉक्स जब बोइंग 737 जो 800 एयरक्राफ्ट था, तो उसके बाद से ये सुना होगा कि ब्लैक बॉक्सेस से इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। उसके थ्रू मतलब क्या होता है, ये बॉक्सेस जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेटर्स को टू वेव टुगेदर द क्रूशल इवेंट दैट लेड टू द क्रैश विच किल्ड एटलीस्ट 18 पीपल। तो यहाँ पे भी मिले हुए हैं। तो एग्जैक्टली होते क्या है, बॉक्सेस कंटेनिंग द रिकॉर्डर्स, ठीक है। टू ऑरेंज मेटेलिक बॉक्सेस होते हैं, इसमें रिकॉर्डर्स होते हैं। और 1950 से हमको इसकी ज़रूरत पड़ी थी कि जो भी मतलब एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहे हैं उनका क्या रीज़न है। द इन्फॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड ऑन अ मेटल स्ट्रिप विच वॉज देन अपग्रेडेड टू मैग्नेटिक ड्राइव सक्सेडेड बाय सॉलिड स्टेट मेमोरी चिप्स, ठीक है। तो यही चीज़ बोला गया इसमें कि 2 होते हैं इसमें मेनली जो 2 ब्लैक बॉक्सेस में क्या होता है, एक CVR होता है, दैट मीन्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। दूसरा क्या होता है, FDR, दैट मीन्स फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। तो जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है CVR, वो क्या रिकॉर्ड करता है, जो भी मतलब रेडियो ट्रांसमिशन है उनको रिकॉर्ड करता है। बाकी के जो है कॉकपिट, वो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करता है जो भी 2 पायलट्स के बीच में हो रही हैं, इंजन की जो नॉइसेस है वो है। और 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाकी वो रिकॉर्ड करता है, जैसे एल्टीट्यूड, एयर स्पीड, फ्लाइट हेडिंग, वर्टिकल एक्सक्लरेशन, पिचेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाउ डू द ब्लैक बॉक्सेस सर्वाइव द क्रैश हो जाने के बाद भी मतलब ये कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ये बने होते हैं स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस, स्टील और टाइटेनियम, एंड आर ऑल्सो इंसुलेटेड फ्रॉम फैक्टर्स सच एज एक्सट्रीम हीट, कोल्ड और वेटनेस, ठीक है। तो ये इसलिए इक्विप्ड होते हैं टेल एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट। वहाँ पे मतलब वो क्या होता है, यूजुअली जो ये वाला पार्ट होता है एयरक्राफ्ट का टेल एंड, तो वो काफ़ी मतलब लीस्ट वो इम्पैक्टेड होता है जब भी अगर कोई भी प्लेन क्रैश हो जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे लगे रहते हैं। तो इस वजह से वाटर बॉडीज़ में भी कभी क्रैश होते हैं। तो यहाँ पे टू मेक ब्लैक बॉक्सेस डिस्कवरेबल इन सिचुएशन वेयर दे आर अंडर वाटर, दे आर इक्विप्ड विद अ बेकन दैट सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड सिग्नल फॉर 30 days। तो इस वजह से मलेशियन वाला जो केस था एयरलाइंस का, वो अलग था, वहाँ पर तभी भी नहीं दिखे, ठीक है। तो ये चीज़ है।
बाकी यहाँ पे एक तो यही न्यूज़ है कि जो बेरूट जिसे बोलते हैं, लेबनान की जो कैपिटल है, तो वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ब्लास्ट हो गया था। स्टोर करके रखा था काफ़ी इलीगल तरीके से, मतलब अनसेफ तरीके से। एंड द नेक्स्ट जो न्यूज़ है, इनर मंगोलिया सिटी इश्यूज अलर्ट आफ्टर न्यू बबोनिक प्लेग डेथ। तो जो बबोनिक जो प्लेग डेथ है वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर रिपोर्ट हुई थी। मल्टीपल जो ऑर्गन फेलियर है वो रिपोर्ट किए गए। एंड 2009 से 2018 में चाइना रिपोर्टेड 26 केसेस एंड 11 डेथ्स। और बाकी ये कि जो ब्लैक डेथ होती है, इसको क्या बोलते हैं, बबोनिक प्लेग भी बोलते हैं। इन द मिडिल एजेस इज़ अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज दैट इज स्प्रेड मोस्टली बाय रोडेंट्स के द्वारा ये फैलती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।